everyone, once again welcome back to Busynomics. Today I am here with a very important topic of the Industrial Law, that is Factories Act 1948. Factories Act is said to be the base of industrial law, and from the exam point of view it is going to be a very important topic. So let's start. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लाने के पीछे एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस को, वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट किया जा सके। ये इंश्योर हो सके कि जब एम्प्लॉयज फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वो अपनी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर एस्पेक्ट के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। साथ ही यंग पर्सन्स, वुमेन और चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ फेयर प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया जा सके, जिससे कि वो हैजार्डियस वर्क में इन्वॉल्व ना हो, उनकी एनुअल लीव्स, उनकी वर्किंग कंडीशंस, कुछ स्पेशल प्रोविजंस, इन सबको रेगुलेट किया जा सके। सो इसलिए आया था बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का एडमिनिस्ट्रेशन होता है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि यह इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं सारे प्रोविजंस फैक्ट्रीज एक्ट के। अब बात करें अगर हम अमेंडमेंट्स की, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में 1948 से लेके 2020 तक, अभी आज के डेट तक टोटल 8 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिनमें कि आखिरी अमेंडमेंट हुआ था 2016 में। अब बात करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन की। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में तो आया, बट उसके पहले भी, इंडिपेंडेंस के काफी पहले 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक सबसे पहला फैक्ट्रीज एक्ट आया था। सो अगर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाता है कि फैक्ट्रीज एक्ट इंडिया में सबसे पहले कब आया, तो 1948 के साथ अगर एक ऑप्शन 1881 का भी है, सो मेक श्योर यू हैव टू टेक 1881 नॉट 1948। हम इस पूरे ही एक्ट को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं, जैसे कि ओरिजिनल एक्ट में दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1। शुरुआत करते हैं शॉर्ट टाइटल से। सेक्शन 1 सबसेक्शन ए डील्स विद द शॉर्ट टाइटल। इट इज सेड टू बी द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये एक्ट कमेंस हुआ था फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग एडल्ट इज द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। जिसने 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया उसे एडल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब बात करें अगर हम एडोलेसेंट की, तो वो पर्सन जिसने 15 ईयर्स ऑफ एज तो कंप्लीट कर ली है बट 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं की है, उसे हम एडोलेसेंट कहेंगे। अभी मैं एडोलेसेंट के बाद डिस्कस करने जा रही हूँ चाइल्ड। तो चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज। अगर 15 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं की है तो उसे हम चाइल्ड कहेंगे। यू कैन मेक द डिफरेंस हियर। एडल्ट मीन्स 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एडोलेसेंट 15 to 18 ईयर्स है, और चाइल्ड जिसने 15 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किए। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पढ़ा था तो वहां पे यही नंबर, चाइल्ड और एडोलेसेंट में यही नंबर 15 की जगह 14 था। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज एंड एडोलेसेंट हु इज बिटवीन द 14 to 18। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे माइनर पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करेंगे। ये डिफरेंस आपको अपने माइंड में मेंटेन करना है कि अगर फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड की या एडोलेसेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपको 15 वाले नंबर पे टिक करना है, और मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पूछ रहा है तो आपको 14 नंबर पे टिक करना है, राइट। अब बात करते हैं हम कैलेंडर ईयर की। सो द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीनों का वो पीरियड जो कि जनवरी के पहले दिन से स्टार्ट होता है, उसे हम कैलेंडर ईयर कहेंगे अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। अब बात करें कॉम्पिटेंट पर्सन की, तो कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जिसे चीफ इंस्पेक्टर ने रिकॉग्नाइज किया है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड द इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जिसे कि टेस्ट कैरी आउट करने हैं, ये देखना है कि प्रॉपर ये एक्ट जो है उसके प्रोविजंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, उसे हम कहेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन। अब बात करते हैं अगर हम हैजार्डस प्रोसेस की, तो फैक्ट्रीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में कुछ इंडस्ट्रीज स्पेसिफाई की गई हैं। वो इंडस्ट्री, उन इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस हो रहा है या जो एक्टिविटीज हो रही हैं
उनको हमने हैजार्डस प्रोसेस में रखा है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी आपकी रिफाइनरी या कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री, कोई भी ऐसे केमिकल की इंडस्ट्री जिसको बनाते समय, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय कोई भी ऐसी गैस निकल रही है, कोई ऐसे डस्ट फ्यूम ऐसे निकल रहा है जो कि किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हैजार्डस है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे किसी की जान जा सकती है, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटेंड, उसको हमने हैजार्डस प्रोसेस में रखा। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं, जैसे कि यंग पर्सन मीन्स नाइदर चाइल्ड नॉर एडोलेसेंट। डे की बात करें तो 24 आवर, पीरियड ऑफ 24 आवर बिगिनिंग एट मिडनाइट। फिर आते हैं हम वीक पे, तो वीक मतलब अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन का वो पीरियड जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ द सैटरडे। ठीक है, सैटरडे मिडनाइट से जो अपकमिंग 7 डेज का पीरियड है उसे हम वीक कहेंगे। और ये जो सैटरडे को डिफाइन किया गया है फॉर बिगिनिंग ऑफ अ वीक, ये कोई और भी डे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम सैटरडे को ही वीक की स्टार्टिंग माने। It can be any of the different day, depends upon the chief inspector of the factories. किसी भी पर्टिकुलर एरिया का चीफ इंस्पेक्टर कोई भी और डे असाइन कर सकता है टू बी कॉल्ड एज द बिगिनिंग ऑफ वीक। नेक्स्ट, पावर की बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या दूसरी फॉर्म और अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एंड इज नॉट जनरेटेड। You can make the difference here. Electrical energy और other form of energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई दूसरा एनर्जी का फॉर्म जो कि मैकेनिकली सिर्फ ट्रांसमिट हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है बाय ह्यूमन और एनिमल एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मूवर की। तो प्राइम मूवर मीन्स एन इंजन, मोटर और अदर अप्लायंस विच जनरेट्स और अदरवाइज प्रोवाइड्स पावर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मशीनरी, एनी व्हील, ड्रम, पुली, सिस्टम ऑफ पुलीज, कपलिंग, क्लचेज, ड्राइविंग बेल्ट और अदर अप्लायंसेज और द डिवाइसेज बाय विच The motion of prime mover is transmitted. अब आप यहाँ पे एक सीक्वेंस बना सकते हैं अपने आप। सबसे पहले पावर को डिफाइन किया गया है, सेक्शन को भी इजीली याद किया जा सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी डील्स विद द पावर। पावर के बाद सीधे हम बात करें प्राइम मूवर की। प्राइम मूवर के बाद ट्रांसमिशन मशीनरी। मशीनरी इंक्लूड्स द प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी। ठीक है, हमने पहले पढ़ा पावर, फिर प्राइम मूवर, फिर ट्रांसमिशन मशीनरी। तो अब जब हम फाइनली मशीनरी की बात कर रहे हैं तो इट बेसिकली इंक्लूड्स द प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी एंड ऑल अदर अप्लायंसेज वेयर बाय द पावर इज जनरेटेड, ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसमिटेड और अप्लाइड। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक डेफिनेशंस फॉर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन के बात करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अब हम किस को कहेंगे? क्या हम सिर्फ रॉ मटेरियल लाके सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं? अटिपिकल मैन्युफैक्चरिंग? नो, दैट्स नॉट द मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली। मीन्स दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप और डिमोलिशिंग इवन और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। सो किसी भी आर्टिकल के साथ अगर आप ये सारी एक्टिविटीज या इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको यूज करने के लिए, उसे सेल करने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसकी डिलीवरी के लिए या उसके डिस्पोजल के लिए, तो उसे भी हम मैन्युफैक्चरिंग ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस एंड जनरेटिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर और ट्रांसफॉर्मिंग पावर। पावर को जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिशन करना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। एंड कंपोजिंग टाइप ऑफ प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राफ्योर और अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग और ब्रेकिंग अप शिप्स और द वेसल्स। It will also considered as manufacturing and preserving or storing any article in cold storage. किसी आर्टिकल को कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करना, उसे स्टोर करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में हम वर्कर उस पर्सन को कहते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू हो, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ने किसी पर्सन को रखा है काम करने के लिए तो हम उसे भी वर्कर ही कहेंगे। विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नॉलेज हो उस पर्सन की या फिर नॉलेज ना हो, एंड वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट,
इवन अगर आप उसे रेम्यूनरेशन दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो तब भी वो आपके यहाँ का वर्कर कहलाएगा। इन एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इंगेज नहीं है लेकिन वो किसी ऐसे पार्ट की क्लीनिंग कर रहा है, किसी मशीनरी की जिसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, किसी ऐसे प्रमाइसेस को क्लीन कर रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है उसका, या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं भी कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। अगर ऐसा कोई भी काम कोई भी पर्सन कर रहा है एम्प्लॉयर की नॉलेज के बिना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयड किया हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, विद रेम्यूनरेशन और विदाउट रेम्यूनरेशन, हम उन सारे लोगों को क्या कहेंगे? वर्कर कहेंगे अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बट इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन एम की, जो कि फैक्ट्री की डेफिनेशन बताता है। अब फैक्ट्री की डेफिनेशन समझने के लिए इसे 2 पॉइंट्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया है। पहला पॉइंट कहता है कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर पिछले 12 महीने के किसी एक भी दिन विद द एड ऑफ पावर वर्क करते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पिछले 12 महीने में किसी एक भी दिन अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हम उसे फैक्ट्री का नाम देंगे। अब 365 दिन में अगर 364 डेज फैक्ट्री में काम नहीं हुआ लेकिन एक दिन काम हुआ है विद द एड ऑफ पावर, अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन कैरीड ऑन विद द 10 और मोर वर्कर्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री। अब सेकेंड आते हैं विदाउट एड ऑफ पावर की। I have already highlighted the points so you can make the difference easily. Without the aid of power, if there are 20 or more workers are working in any day of preceding 12 months, पिछले लास्ट 12 में एक भी दिन अगर 20 या उससे ज़्यादा लोग विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का किसी प्रमाइसेस में, तो भी हम उसे फैक्ट्री कहेंगे। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ माइन or a mobile unit belonging to the armed forces of the union, a railway running shed or hotel restaurant or the eating palace। तो सारे ये प्रोमाइसेस जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर इन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। बट इसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड नहीं होंगे जैसे कि माइंस, मोबाइल यूनिट एंड बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेज एंड द रेलवे रनिंग शेड्स। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर। According to section 2 subsection N, the one who has ultimate control over the affairs of company or factory, ऐसा पर्सन जिसका कंपनी या फैक्ट्री के अफेयर्स पे अल्टीमेट कंट्रोल होता है, दैट पर्सन इज नोन एज द ऑक्यूपायर। अब हम डिफरेंट केसेस की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल्स का फर्म या इंडिविजुअल्स एसोसिएशन है अगर, तो उसमें वो इंडिविजुअल पार्टनर्स, उस एसोसिएशन या फर्म के पार्टनर्स या मेंबर्स ऑक्यूपायर कहलाएंगे। In case of a company, any of the directors shall be deemed to be the occupier। अब अगर ऐसा केस है कि कोई भी फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी ओन कर रही है, ओनरशिप इनके पास है, अथॉरिटीज़ के पास है, तो क्या होगा, ये अथॉरिटीज़ जिस भी पर्सन को अपॉइंट करेंगी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, दैट पर्सन विल बी नोन एज द ऑक्यूपायर। एंड इन केस ऑफ अ शिप which is being repaired or a dry dock which is available for the hire, the owner of the dock will be known as the occupier। So next is the definition of group, relay or shift। अब group, shift और relay में difference क्या है? We often get to confuse between these words। अगर same kind of work, same nature of work carried out हो रहा है by the 2 or more set of the workers working in the different periods of the day, एक ही दिन के अलग अलग पीरियड्स में अगर अलग अलग वर्कर्स सेम टाइप की वर्क को कर रहे हैं, यहाँ पे जो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी सिर्फ वर्क की है। जो काम सुबह हो रहा था वही काम दोपहर में हो रहा है, वही काम शाम को हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इन तीनों डिफरेंट पीरियड्स में अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग वर्कर्स का ग्रुप है इसे ही हम कहते हैं ग्रुप और रिले। और ये जो मॉर्निंग और इवनिंग का पीरियड है इसको बोलते हैं हम शिफ्ट। जैसे 4 आवर्स का अगर मॉर्निंग का पीरियड है उसे बोलेंगे शिफ्ट ऑफ 4 आवर, मॉर्निंग शिफ्ट।
शिफ्ट टाइम जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, 4 आवर्स की शिफ्ट है, 8 आवर्स की शिफ्ट है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन 4 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट फैक्ट्रीज में सेपरेट फैक्ट्रीज डिक्लेयर कर दे, या फिर 2 या 2 से ज्यादा फैक्ट्रीज को एक सिंगल फैक्ट्री डिक्लेयर कर दे। बट स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं दे सकती है जब तक कि वो ऑक्यूपायर को एक अपॉर्चुनिटी ना दे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। ऑक्यूपायर को सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि गवर्नमेंट ये जो भी एक्शन लेने जा रही है, जो डिक्लेरेशन करने जा रही है, उस पर क्या उसकी राय है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 5 की, पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सारे प्रोविजन, सारे सेक्शंस को पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के एग्जेम्प्ट कर सकती है। बट सेक्शन 67 एक ऐसा सेक्शन है जिसे एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि सेक्शन 67 में ऐसा क्या है कि हम इसे पब्लिक इमरजेंसी में भी एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। अब पब्लिक इमरजेंसी में जो भी एग्जेम्पशन होगा वो मैक्सिमम 3 महीने के लिए होता है। अब पब्लिक इमरजेंसी किसे कहते हैं? फैक्ट्रीज एक्ट में पब्लिक इमरजेंसी ऐसे सिचुएशन को कहा गया है जहां पे इंडिया की सिक्योरिटी को लेके कोई खतरा है, या फिर किसी टेरिटरी को लेके कोई खतरा है, और वेदर बाय अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और द इंटरनल डिस्टर्बेंस, कोई वॉर हुआ है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसे पब्लिक इमरजेंसी की कैटेगरी में रखा। नेक्स्ट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है कि फैक्ट्रीज के अप्रूवल, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट एक चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है जो कि नई साइट्स कंस्ट्रक्शन को रिव्यू करता है और एग्जिस्टिंग साइट्स के एक्सपेंशन को भी रिव्यू करता है। उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट लगाता है जिसके बेसिस पे अप्रूवल होता है फर्दर। सो अगर चीफ इंस्पेक्टर रिफ्यूज कर देता है आपका अप्रूवल या आपका सब्जेक्ट मैटर, उस केस में एप्लीकेंट के पास ये राइट है कि वो रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके एक अपील फाइल कर सके। नेक्स्ट है सेक्शन 7 दैट टेल्स अबाउट द नोटिस बाय ऑक्यूपायर। कोई भी पर्सन जो किसी फैक्ट्री या प्रमाइस का ऑक्यूपायर बनने जा रहा है वो 15 दिन पहले रिटन में चीफ इंस्पेक्टर को एक नोटिस देगा जिसमें कि उस फैक्ट्री का नाम, उसकी सिचुएशन, उसका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑक्यूपायर का नाम और एड्रेस, ओनर का नाम और एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कितने वर्कर्स आप अपॉइंट करने वाले हो, कितने हार्स पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले हो, कितने आवर्स होने वाला है, कितने शिफ्ट में वर्क होने वाला है। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपायर की ड्यूटीज की जो सेक्शन 7 सबसेक्शन ए में डिफाइन की गई हैं। ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करे फैक्ट्री में कि एम्प्लॉयज के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो अप टू द मार्क है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड ही शैल मेंटेन ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री इन अ कंडीशन दैट इज सेफ एंड विदाउट द रिस्क टू हेल्थ। उसके साथ ही एक ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट इंश्योर करना है, एक ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट मेंटेन करना और कंटिन्यूस उसे मॉनिटर करते रहना जिसमें एम्प्लॉयज़ के हेल्थ और सेफ्टी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो और उनके वेलफेयर के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ और अरेंजमेंट्स हो। बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। सेक्शन 8 इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की हम बात कर रहे हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि वो इंस्पेक्टिंग स्टाफ, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को अपॉइंट कर सके। चीफ इंस्पेक्टर के अंडर में 3 डिजिग्नेशन और होती हैं जिन्हें एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर और डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर नाम दिया गया है। अब इन सारी पोजीशंस के लिए जब रिक्रूटमेंट चल रहे होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी कि ऐसे किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं करेगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैक्ट्री की किसी एक्टिविटी में एंगेज है या इंटरेस्टेड है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर वहां का अपने डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंस्पेक्टर की पावर्स की तरफ। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग हर एक इंस्पेक्टर को ये राइट है कि वो अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर किसी भी प्रेमाइसेस, किसी फैक्ट्री, किसी प्लांट या मशीनरी का एग्जामिनेशन कर सके। अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी इंक्वायरी कर सके। किसी भी रजिस्टर को, किसी डॉक्यूमेंट को जो इस एक्ट से रिलेटेड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसे देखने के लिए ऑर्डर दे सके ऑक्यूपायर को। एंड ही कैन ऑल्सो सीज or take the copy of any register, record or the other document as he may consider necessary. So इंस्पेक्टर के पास ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ये पावर है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रजिस्टर और फैक्ट्री के किसी भी एरिया को, किसी मशीनरी को किसी भी टाइम वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है या फिर देखने के लिए
ऑक्यूपायर से कह सकता है। एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए अगर कोई फोटोग्राफ्स लेनी है, कोई रिकॉर्डिंग बनानी है, तो ये भी पावर इंस्पेक्टर के पास है कि वो फोटोग्राफ्स ले सकता है, रिकॉर्डिंग बना सकता है। एंड एनी ऑफ द अदर पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब। बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ, जिसमें सर्टिफाइंग सर्जन से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाइंग सर्जन का अपॉइंटमेंट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल लेकर सर्टिफाइंग सर्जन किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपनी ड्यूटीज और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए कह सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जो भी सर्टिफाइंग सर्जन चाहे उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी में मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपनी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकता है। बट ऐसे किसी भी पर्सन को अपनी पावर्स एक्सरसाइज करने को नहीं बोलेगा सर्टिफाइंग सर्जन जो कि किसी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगेन फैक्ट्री की किसी भी एक्टिविटी में एंगेज्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन की। सो द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन अंडर दिस एक्ट, यंग पर्सन, चाइल्ड, एडोलेसेंट, इन सबका एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन सर्टिफाइंग सर्जन करता है। And the examination of the person engaged in the factories in such dangerous occupation or the process as may be prescribed. So कोई भी person जो dangerous occupation में engaged है उसका examination भी certifying surgeon करेगा. So here we have covered chapter 1 and chapter 2 of the Factories Act 1948. Stay tuned for the upcoming videos and subscribe the channel, hit the bell icon so that you don't miss any of the notification.